नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। कलेक्टर साहब एक आलीशान बंगले में अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन उनके बंगले पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसने सिर पर एक गठरी रखी हुई थी। इस गठरी में बच्चों के खिलौने और कुछ नई साड़ियाँ भी थी। वह गेट पर खड़े होकर गार्ड से कहती है कि मुझे अंदर जाना है। गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोकता है और पूछता है, आपका यहाँ क्या काम है और आप किससे मिलना चाहती हैं? वह बूढ़ी औरत बताती है, मैं हमारे कलेक्टर साहब की माँ हूँ और उन्हीं से मिलने के लिए गांव से आई हूँ। यह सुनकर गार्ड हैरान रह जाता है क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत खराब थी। उसने फटे पुराने मैले कपड़े पहन रखे थे और सिर पर गठरी रखी थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई भिखारी हो। गार्ड को बूढ़ी अम्मा की बातों का यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उसे छाया में बिठा देता है और अंदर जाकर कलेक्टर साहब को उनके बारे में बता देता है। जब साहब यह बात सुनते हैं तो तुरंत घर से बाहर आते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी बाहर आ जाती हैं। गेट के बाहर बैठी अपनी बूढ़ी अम्मा को कलेक्टर साहब पहचानने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैं आपको नहीं जानता, कौन हैं आप और यहाँ क्यों आई हैं? उनकी माँ उन्हें देखते ही पहचान जाती हैं। वह समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब कामयाब हो गया है और कामयाबी के गुरूर में उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहा है। यह सब देखकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वह कहती हैं कि ठीक है बेटा, मुझे माफ कर देना, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। शायद मेरा बेटा कोई और है और मुझे बुढ़ापे में सही से घर याद नहीं रहा। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा वापस लौटने लगती हैं। उधर उनका बेटा भी अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चला जाता है। जाने से पहले बूढ़ी अम्मा अपनी गठरी से एक चिट्ठी निकालती हैं और गार्ड से कहती हैं, यह चिट्ठी अपने साहब को दे देना। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब सवाल उठता है कि बूढ़ी अम्मा ने आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखवाया था और उनके बेटे ने उन्हें पहचानने से क्यों इनकार कर दिया था। कहानी की सच्चाई जानने के लिए पूरी कहानी को अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी बिहार की है। बिहार में एक पति पत्नी मोहनलाल और निर्मला देवी रहते थे। उनकी शादी को 8-10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक संतान का सुख नहीं मिला था। संतान न होने के कारण वे बहुत परेशान रहते थे। जहाँ कोई उपाय बताता वहाँ वे जाकर पूजा पाठ या इलाज कराते। इसी आशा में कुछ और समय बीता। कुछ समय बाद निर्मला देवी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। यह खबर वह अपने पति मोहनलाल को सुनाती हैं। खबर सुनकर मोहनलाल और निर्मला खुशी से झूम उठते हैं। लंबे समय से संतान न होने के कारण मोहनलाल चिंता और तनाव में रहते थे और शराब पीने लगे थे। लेकिन जब यह खबर मिलती है कि उनके परिवार में बच्चा आने वाला है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। धीरे धीरे डिलीवरी का समय करीब आता है। इस दौरान मोहनलाल को पता चलता है कि ज़्यादा शराब पीने के कारण उनका लीवर खराब हो चुका है। डॉक्टर ने बता दिया था कि इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु कुछ ही महीनों में हो जाएगी। गरीबी के कारण उनका इलाज कराना संभव नहीं था। यह सोचकर मोहनलाल अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, लेकिन अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। डिलीवरी का समय आता है और निर्मला एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती हैं। बेटे के जन्म से घर में खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन मोहनलाल की बीमारी तेजी से बढ़ने लगती है और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। निर्मला अब अकेली रह जाती हैं। वह अपने बेटे के पालन पोषण की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं।
उनके पास खेती बाड़ी की जमीन नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा घर था जो उन्हें विरासत में मिला था। जीविका चलाने के लिए निर्मला दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह मेहनत मजदूरी करके वो अपने बेटे को बड़ा करती हैं। धीरे धीरे उनका बेटा लड़का बड़ा होता गया, जिसका नाम उसने वंश रखा था। वंश अब स्कूल जाने लगा था तो इधर उसकी माँ घरों में काम करके उसकी फीस को टाइम से जमा कर दिया करती थी। ऐसे ही उनकी जिंदगी के दिन बीतते गए। वंश अब 10वीं कक्षा में आ चुका था। एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल में लेने के लिए आई हुई थी। तभी वंश रास्ते में अपनी माँ से कहता है, माँ तुम अब मुझे स्कूल से लेने के लिए मत आया करो, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे तुम्हें देखकर मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। कहते हैं कि तेरी माँ तो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है, तू तो एक नौकरानी का बेटा है। क्योंकि दोस्तों निर्मला ने अपने बेटे का एडमिशन एक बड़े और अच्छे स्कूल में कराया था और जिन जिन घरों में वह काम करने के लिए जाया करती थी उन घरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वो उसे कहते थे, तेरी माँ तो हमारे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आती है और तू एक नौकरानी का बेटा है जो बहुत गंदी वेशभूषा में रहती है। तू हमारे साथ मत बैठा कर, तुम गंदे लोग हो। अपने 14 वर्ष के बेटे के मुंह से इतनी अपमानजनक बात सुनकर निर्मला देवी पहले तो बहुत गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन फिर वह सोचती हैं कि शायद बच्चे को भी यह बात बुरी लगी होगी, इसलिए यह मुझे भी ऐसे ही बोल रहा है। तो वह अपने बेटे से कहती हैं कि ठीक है बेटा, अब वैसे भी तू बहुत बड़ा हो गया है, अब तू खुद ही स्कूल आ जा सकता है और जा भी सकता है। धीरे धीरे उसकी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। पढ़ने लिखने में वंश बहुत ही तेज दिमाग का था। उसके टीचर भी निर्मला जी से बता देते थे कि आपका बेटा बहुत होनहार है, आगे पढ़कर यह जरूर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करेगा। अब यह बात सब सुनकर निर्मला जी को भी लगने लगाता है कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगा और इसलिए वह अक्सर अपने बेटे से कहती थी, तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है। और दोस्तों वंश भी अपनी माँ के इस सपने को साकार बनाने में लग जाता है। आगे की पढ़ाई करने के लिए वह अपनी माँ से शहर जाने को बोलता है। वह कहता है कि माँ मुझे अब शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, तो शहर में पढ़ाई के लिए खर्चा भी ज़्यादा आएगा। इस पर माँ कहती है कि बेटा तू पैसों की फिक्र छोड़ दे, मैं आज 3 घरों में काम कर रही हूँ तो कल 5 घरों में काम कर लूँगी, लेकिन तुझे पैसों की तंगी नहीं आने दूंगी। बस तू जी जान और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना। इसके बाद वंश पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और माँ हर महीने 8 से 10 हजार रुपए उसके खर्चे को भिजवा दिया करती थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह कोचिंग भी स्टार्ट कर लेता है सरकारी नौकरी पाने के लिए, क्योंकि वंश बचपन से ही अपने घर की तंगहाली की स्थिति को देखते हुए बड़ा हुआ था। वह बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाई पर फोकस करता है। भगवान की कृपा से एक दिन उसकी मेहनत रंग ले आती है और वह एक जिला कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनते ही वह सबसे पहले यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। अब इस खबर को सुनने के बाद उसकी माँ निर्मला की खुशी का कि कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। पूरे मोहल्ले में वह ढिंढोरा पीट देती हैं कि मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है, मेरा बेटा कलेक्टर बाबू बन गया है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसकी बात का यकीन नहीं आता। वे सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया बुढ़ापे में पागल हो गई है और इसी कारण अनाप शनाप बातें बोल रही है।
इसका बेटा तो 2-3 सालों से इसे छोड़कर शहर भाग गया है। और कहाँ यह काम वाली, इसका बेटा भी भला कलेक्टर बन सकता है। लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन निर्मला जी को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनका बेटा कलेक्टर बन चुका है। अब कुछ समय बाद बंस अपनी ट्रेनिंग पर जाता है। ट्रेनिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह अपनी माँ को बिना बताए उस लड़की से शादी भी कर लेता है। जब वंश को उससे प्यार हुआ था तो वह दोनों खूब बातें भी किया करते थे। लेकिन वंश ने उसे अपनी फैमिली के बारे में, अपनी बूढ़ी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने लड़की से बोल रखा था कि मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है और शादी तो वह पहले ही कर चुका था। फिर एक दिन वह यह बात अपनी माँ से बता देता है तो यह बात सुनते ही उसकी माँ रोने लगती है, क्योंकि निर्मला ने बड़े सपने सजा रखे थे अपने बेटे की शादी को लेकर और उनके बेटे ने उनके सपने को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद वे काफी सारी बातें करते हैं। वंश अपनी माँ से बताता है कि माँ, मैं यही शहर में नौकरी कर रहा हूँ। मुझे रहने के लिए एक बड़ा आलीशान सरकारी बंगला भी मिला हुआ है। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ हंसी खुशी से रह रहा हूँ। वह अपनी माँ को अपना एड्रेस भी बता देता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू मुझे यहाँ से लेने के लिए कब आएगा? कम से कम मुझसे मिलने के लिए तो आ ही जाओ। मेरी बहू से मुझे कब मिलवाएगा? बहू को एक बार मुझे दिखा तो दे। लेकिन वंश सभी बातों को घुमा फिराकर टाल देता था। वह बोल देता था कि माँ, समय आने पर मैं आपको लेने भी आऊँगा और तुम्हारी बहू से भी मुलाकात कराऊंगा। इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं। वंश फिर एक दिन अपनी माँ को फोन करके खबर देता है कि माँ, मुबारक हो, तुम दादी बन गई हो। तुम्हारी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। अब इस बात को सुनकर बूढ़ी अम्मा के अरमान और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपनी बहू को भी नहीं देखा था और अब उन्हें एक पोते की खुशी भी नसीब हो चुकी थी। यही सब बातें सोचकर बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बढ़ने लगती है। वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वह फिर एक बार अपने बेटे से पूछती हैं, बेटा तू मुझे लेने के लिए कब आएगा? यहाँ सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में सठिया गई है और पागल हो गई है, जो खमाखा सभी से कहती रहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। अगर वह इतना बड़ा ही कलेक्टर होता तो इसको न जाने कब का यहाँ से अपने साथ ले गया होता। लेकिन इस पागल को कौन समझाए? लेकिन वंश फिर से बात को टाल देता है, कहता है समय आने पर मैं सबके मुंह अपने आप बंद कर दूंगा। अब दोस्तों, वह दादी बन चुकी थी और दादी बनने की खुशी उसे बहुत ज्यादा हो रही थी। तो निर्मला जी के पास कुछ पैसे इकट्ठा थे। वह उन पैसों को लेकर खुद ही अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़ती हैं। जो एड्रेस उसके बेटे ने बताया था उसे वह याद था। पहले तो वह मार्केट में से अपनी बहू को देने के लिए साड़ी खरीदती है और पोते के लिए खिलौने खरीदती है, साथ में कुछ मिठाइयाँ भी ले लेती हैं। सभी सामान की एक गठरी बनाकर अपने सिर पर रख लेती हैं। उसके बाद ट्रेन पकड़कर उसी शहर में पहुंच जाती हैं, जो शहर उसके बेटे ने बता रखा था। अब दोस्तों, उसे अपने बेटे के घर को ढूंढने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसे अपने बेटे का नाम पता था, वह कलेक्टर भी है, इसलिए वह रिक्शे वाले से कहती है, मुझे बंस कलेक्टर बाबू के घर पर जाना है, मुझे कलेक्टर बाबू के घर ले चलो। वह रिक्शे वाले को एरिया बताती है और कहती है
मैं कलेक्टर बाबू की माँ हूँ। पहले तो रिक्शे वाला भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि बुढ़िया बहुत ही गरीब थी और एक कलेक्टर की माँ ऐसी हालत में कैसे हो सकती है। लेकिन वह फिर से कलेक्टर बाबू के घर तक उन्हें छोड़ देता है। कहता है, अम्मा अब उतर जाइए, यह उन्हीं कलेक्टर का घर है जिनसे आप मिलना चाहती थी। उनका नाम भी यहाँ बाहर दीवार की प्लेट पर लिखा हुआ है। अब निर्मला जी जैसे ही गेट के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं तो बाहर खड़ा गार्ड उन्हें रोक लेता है। बोलता है, अम्मा अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो, आपको यहाँ किससे मिलना है? तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, मैं उनकी माँ हूँ। तुम उनसे जाकर कहो कि उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई है। पहले तो गार्ड को भी यकीन नहीं आता, लेकिन वह सोचता है कि हो भी सकता है कि शायद यह उनकी माँ ही हो। तो गार्ड घर के अंदर जाता है। शाम का समय था, दोनों पति पत्नी एक साथ ही बैठे हुए थे। तो गार्ड कहता है, साहब बाहर एक बूढ़ी औरत आई हुई है, वह आपको अपना बेटा बता रही हैं और आपसे अभी मिलना चाहती हैं। अब इस बात को सुनने के बाद वंश की पत्नी कहती हैं, आपने तो मुझसे बताया था कि आप अनाथ हो और आपका इस दुनिया में कोई नहीं, तो फिर यह तुम्हारी माँ कहाँ से चली आई? तो वंश कहता है, मेरी कोई माँ नहीं है, आओ चलकर देखते हैं कौन आया है। अब दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं। वंश की माँ वहीं खड़ी हुई थी। निर्मला जी अपने बेटे को देखते ही खुश हो जाती हैं। कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे और सब्र ना हो सका, इसलिए मैं खुद ही मिलने के लिए आ गई। तो तभी वंश कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तुम अपने बेटे को कहीं और जाकर ढूंढो। अब यह बात सुनकर निर्मला जी चौंक जाती हैं, लेकिन अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। वह समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब कामयाब इंसान बन चुका है, तो अब मेरी कोई अहमियत नहीं समझ रहा है, मुझसे मिलना ही नहीं चाहता है। अब इसके बाद वह अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हो गई है, उम्र का तकाजा है, बुढ़ापे में आंखें कमजोर होने की वजह से मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ। अब वंश अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। इधर बूढ़ी माँ गार्ड को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो? तो गार्ड कहता है, ठीक है अम्मा, मैं लिख दूंगा, बताइए क्या लिखूं चिट्ठी में? तो बूढ़ी अम्मा उससे एक चिट्ठी लिखवाती हैं और कहती हैं, जब मेरा बेटा बाहर आए तो उन्हें चुपके से यह चिट्ठी दे देना, और अगर मेरे बारे में कुछ पूछेगा तो बोल देना कि माँ जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई हैं। अब गार्ड चिट्ठी को लेकर अपने पास रख लेता है, लेकिन वह भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान था कि आखिर इस महिला ने चिट्ठी में ऐसी बातें क्यों लिखवाई हैं, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा ने जो बातें उस चिट्ठी में लिखवाई थी उन्हें लिखने के बाद गार्ड भी बहुत हैरान और परेशान रह जाता है। तभी कुछ देर बाद कलेक्टर बाबू बाहर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं, मेरी माँ कहाँ चली गई है? तो गार्ड उन्हें चिट्ठी देते हुए कहता है, आपकी माँ वहीं चली गई हैं जहाँ से वह आई थी। अब वंश उस चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेता है और घर के अंदर चला जाता है। वह घर के किसी काम में व्यस्त हो जाता है और चिट्ठी को पढ़ना भूल जाता है। रात में वह कपड़े भी चेंज करके नाइट ड्रेस पहन लेता है और वंश की पत्नी उन कपड़ों को उठाकर रख ही रही थी कि तभी वह चिट्ठी जेब से निकलकर नीचे गिर जाती है। वंश के सामने ही वह चिट्ठी नीचे गिरती है तो वंश को भी याद आता है कि यह तो माँ की चिट्ठी है जो मैं पढ़ना ही भूल गया हूँ। चिट्ठी को देखकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है। वंश की पत्नी चिट्ठी को
उठाकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़ने के बाद बंस की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह अपने पति की तरफ देखते हुए कहती हैं, आखिर तुम इतने पढ़े लिखे इंसान हो, इतनी घटिया हरकत अपनी माँ से कैसे कर सकते हो? एक वो माँ है जिसने तुम्हें इतनी कठिनाइयों के बीच पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, और आज तुमने इस सब का यह सिला दिया कि उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। यह बात सुनकर बंस अपनी पत्नी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने शुरुआत में तुमसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन यही सच्चाई है। वह मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाला है और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। लेकिन जब यह आज अचानक से यहाँ आ गई तो मैं घबरा गया था कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए, इसलिए मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती बुझाती है कि यह गलत बात है, तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है। पत्नी के समझाने पर बंस बहुत ही भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वह सोचने लगता है कि मैंने जो कुछ भी आज तक अपनी माँ के साथ भेदभाव किया है वह बहुत गलत किया है। वह फैसला करता है कि सुबह सवेरे ही अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गांव जाएगा, अपनी माँ से माफ़ी मांगकर उन्हें भी अपने साथ लेकर आएगा। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बूढ़ी अम्मा ने उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखवाया था। दोस्तों, उस चिट्ठी में बूढ़ी अम्मा ने लिखवाया था कि बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि एक दिन तू मुझे ही भूल जाएगा और पहचानने से भी इनकार करेगा, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा एक परिवार है, तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और दुआ करती हूँ कि आगे चलकर तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने से इनकार न करे। यह सब बातें चिट्ठी में लिखी हुई थी। अब अगले दिन दोस्तों, पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर उसी गांव में पहुंचते हैं जहां उनकी मां रहती थी। उसके बाद बंस अपनी मां के कदमों में गिर जाता है, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उसकी पत्नी भी अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए उनसे माफ़ी मांगती हैं। वह अपने पति की नादानी को लेकर कहती हैं कि माँ, यह जो कुछ भी हुआ है यह सब मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने मुझसे पहले बोल दिया था कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब आप हमारे सामने आई तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया था। लेकिन पूरी रात यही बात सोच सोच कर रोते रहे। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। इसके बाद माँ की ममता भी जाग जाती है। वह अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं और अपने पोते को गोद में उठा लेती हैं। इसके बाद पूरे मोहल्ले में कहती हैं, देखो, आज मेरा बेटा वापस मुझे लेने के लिए आ गया है, जो कि ये कलेक्टर भी बन गया है। अब यह सब देखकर सभी मोहल्ले वाले चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया सच ही कहती थी कि इसका बेटा तो एक जिला कलेक्टर है। अब इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी माँ को अपने साथ लेकर शहर आ जाते हैं और अपने घर में ही रखकर उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनकी पत्नी भी निर्मला जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी और निर्मला जी पूरे दिन अपने पोते के साथ खेलते हुए खुश रहा करती थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिसमें कलेक्टर साहब ने अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि माँ ने उन्हें बहुत ही मेहनत से पाला था। यह सब दिन देखने के लिए उन्होंने इतनी कठिनाइयाँ नहीं झेली थी। तो आप क्या कहना चाहोगे कलेक्टर साहब के बारे में, उनकी माँ के बारे में आपकी क्या राय है, और उनकी पत्नी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।